नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 9 अप्रैल 2025 की ये जजमेंट है। इस केस में हुआ क्या था कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 से लेकर 3 जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उन्होंने एक ओरिजिनल सूट था वो फाइल किया था 1982 में। जो डिग्री ग्रांट की गई थी 1965 में एक ओरिजिनल सूट फाइल किया गया था, उस डिग्री को सेट असाइड के लिए एक प्रेयर थी वो मांगी गई थी। और यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट थे उन्होंने उस केस को मीन्स डिसमिस कर दिया था, कहा था कि ये बार्ड बाय द लिमिटेशन है। और अपील भी डाली गई थी, अपील में भी कोई रिलीफ नहीं मिला था। लेकिन जब हाई कोर्ट में जब मैटर गया था तो हाई कोर्ट ने इस इशू को एक वापस रिमांड करके जो है ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया था कि इसको दोबारा से मींस डिसाइड किया जाए, लिमिटेशन के जो इशू जो रेज किया जा रहा है उसको दोबारा से डिसाइड किया जाए। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ द लॉ होता है तभी हाई कोर्ट जो है सेक्शन 100 के अंदर जो सीपीसी में जो सेक्शन 100 है उसी में जो अपील है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही सुन सकती है। लेकिन जब एडमिशन के बाद हेयरिंग हो रही है और उसके बाद क्वेश्चन रेज किया जा रहा है तो कोर्ट को खुद ही डिसाइड किया करना चाहिए था, रेदर देन मैटर को रिमांड करके भेजने के लिए। और चूंकि जो यहाँ पर जो सूट था वो 17 साल के बाद फाइल किया जा रहा था, जो डिग्री थी वो 1965 में थी ग्रांट की गई थी, उसको अब चैलेंज किया जा रहा था उस डिग्री को 1982 में 17 साल के बाद। तो यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर पाया कि जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था वो एकदम करेक्ट था और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। तो आइए थोड़ा सा फैक्ट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था मैटर और क्या लीगल इश्यूज थे वो यहाँ पर इस जजमेंट में डिसाइड किए हैं। और यहाँ पर बताई गई जो अपील थी वो जजमेंट और डिग्री जो पास हुई थी 17 फरवरी 2020 में, जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट मद्रास में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सेकंड अपील में जो फाइल की गई थी उसमें हाई कोर्ट ने जो सेकंड अपील थी वो अलाउ कर दी थी रिस्पोंडेंट्स की, और जो जजमेंट और डिग्री पास की गई थी नीचे की कोर्ट को उसको सेट असाइड कर दिया था और मैटर को वापस रिमांड करके रिमिट करके ट्रायल कोर्ट में भेज दिया था कि एडिशनल इश्यूज जो हैं लिमिटेशन के वो फ्रेम करके डिसाइड करें। और ट्रायल कोर्ट को फर्दर डायरेक्शन दी थी कि जो ट्रायल है वो दोबारा से स्टार्ट किया जाए, मिस सुना जाए, और सूट जो है वो बार्ड बाय द लिमिटेशन है कि नहीं इसको 6 महीने के अंदर डिसाइड किया जाए। तो ये हाईकोर्ट का फैसला था, इसको चुनौती दी थी अपीलेंट्स ने। अब जेनेसिस ऑफ लिटिगेशन के बारे में बताया कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी थी जिसमें एक ओरिजिनल सूट था 1965 में फाइल किया गया था, जो वाइफ एंड डॉटर हैं, जो कि अब रिस्पोंडेंट 6 और 7 बनाए गए हैं, जिनको उन्होंने एक मेंटेनेंस का केस था वो फाइल किया था। मींस और प्लेंटिफ में थे और उन्होंने फाइल किया था अपने फादर के अगेंस्ट में और ब्रदर के अगेंस्ट में फाइल किया था। और डिग्री थी वो ग्रांट कर दी गई थी 1965 में, और सूट प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया था। मेंटेनेंस अमाउंट जो था जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट की थी प्लेंटिफ ने, तो मेन डिग्री दे दी गई और फिर प्लेंटिफ ने उनके ऊपर एग्जीक्यूशन पिटीशन डाली, तो फिर उस सूट प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया। अब जब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी तब जिनके अगेंस्ट में फाइल किया गया था वो उनकी डेथ हो गई थी, उनके लीगल हेयर्स को रिकॉर्ड में लाया गया। कोर्ट ने ऑक्शन की सूट जो शेड्यूल प्रॉपर्टी थी वो एक व्यक्ति ने खरीदी थी और सेल थी वो कंफर्म कर दी गई थी क्योंकि एक सर्टिफिकेट था वो इशू किया गया था। और अब जो साथ में ये बताया कि उस प्रॉपर्टी को इंक्रोच करने की कोशिश भी की गई। फिर जिन्होंने जो परचेजर हैं उन्होंने फिर अपना एक सूट फाइल किया था 1972 में कि उनको परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट कर दी जाए, और उनको 1973 में डिग्री भी मिल गई थी। और अब उस शेड्यूल प्रॉपर्टी जो परचेजर थे उन्होंने आगे उस प्रॉपर्टी को दूसरे रिस्पोंडेंट नंबर 8 से लेकर जो 10 था उन्होंने परचेज कर लिया था। अब उन्होंने भी एक ओरिजिनल सूट 1981 में फाइल किया था और परमानेंट इंजेक्शन की प्रेयर मांगी थी, जो कि डिग्री कर दिया गया था, मीन्स अलाउ कर दी थी। 1982 में उनकी डिग्री हो चुकी थी। अब जो शेड्यूल प्रॉपर्टी थी वो रिस्पोंडेंट नंबर 11 ने परचेज कर ली थी, और उसके बाद अपीलेंट्स नंबर 1 और 2 है उन्होंने परचेज की थी। जो अपीलेंट्स नंबर 1 और 2 है जिनके
हाई कोर्ट में जिनके अगेंस्ट में फैसला गया था वो अपीलेंट्स नंबर 1 एंड 2 है। तो मीन्स ये सीक्वेंस पूरी चलती रही थी, जो प्रॉपर्टी जो थी आगे मीन्स बेच दी गई थी कंटिन्यूसली, मीन्स एक नॉट कंटिन्यूसली, एक सीक्वेंस के बाद दूसरे सीक्वेंस में प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा था। अब जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 से लेकर जो 3 थी, जो कि डॉटर्स थी, जो वाइफ थी, जो जिनके अगेंस्ट में वो सूट फाइल किया गया था रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 और 6 ने। अब जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 3 हैं उन्होंने अलग से अपना एक सूट फाइल किया और 1982 में फाइल किया था और कहा कि जो डिग्री जो पास की गई थी 1965 में, जो 1965 में जिन्होंने प्लेंटिफ थी, जिन्होंने मेंटेनेंस का केस लगाया था, उनके अगेंस्ट में मैं कहा कि वो जो डिग्री दी गई थी उसको सेट असाइड कर दिया जाए, क्योंकि जो शेड्यूल प्रॉपर्टी को पार्टीशन के थ्रू उसमें उन्होंने प्रेयर मांगी कि 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए और 5/12 जो शेयर है वो प्लेंटिफ को दिया जाए और परमानेंट इंजंक्शन भी दी जाए, तो जिसमें सब्सिक्वेंट परचेजर्स हैं किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना करें उनके जो पीसफुल पोजीशन पे। अब ये 1982 में सूट फाइल किया गया। अब ये सूट था वो 1994 में खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब उसके बाद अपील थी वो फाइल की गई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में, वो भी खारिज कर दी गई। 1997 में फिर उसको रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 3 ने फिर एक हाई कोर्ट में जो है वो अपील फाइल की और अब जो हाई कोर्ट ने रिलीफ थी रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, 2, 3 से जो है उनको ग्रांट कर दी। अब जो प्रॉपर्टी जिन्होंने परचेज की थी, जो कि अपीलेंट्स थे लास्ट में, जो 1 और 2 जिनको बताया गया, जिन्होंने रिस्पॉन्डेंट नंबर 11 से जो परचेज की थी प्रॉपर्टी, उन्होंने आगे एक अपील थी वो फाइल की और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पर बताया कि अपील की पेंडेंसी में वो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 2 थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिकॉर्ड में लाए गए। कॉस्ट टाइटल भी अमेंड किया गया। 2022 में एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी वो फाइल की गई थी, जिसमें रिस्पॉन्डेंट नंबर 4, 8, 9, 11, 14, 18 to 21 उनको डिलीट कर दिया एरेज ऑफ पार्टी, क्योंकि वो परफॉर्मर पार्टी था, उनका कोई सर्वाइविंग इंटरेस्ट भी नहीं था साइड सूट प्रॉपर्टी पे। और फिर इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन को फाइल की गई थी, जिसमें अपीलेंट को एग्जम्प्ट कर दिया था कि सब्स्टिट्यूट करने के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव से जो डिसीज्ड के रिस्पॉन्डेंट नंबर 10, 11, 12। अब कोई भी अपेयर नहीं हुआ था परफॉर्मर रिस्पॉन्डेंट्स की साइड से और रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 3 जो हैं वो ही कॉन्टेस्टिंग पार्टीज थी। अब और यहाँ पे फिर एक अब सबमिशंस ये दी गई थी अपीलेंट्स की साइड से कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 3 जो कि एक जिनको रिस्पॉन्डेंट बनाया गया था, वो जबकि वो एक जजमेंट डेप्टर से 1965 के केस में जो केस फाइल किया था उसमें जब जजमेंट डेप्टर्स थे। अब ये नहीं, इस प्लीज से ये नहीं फाइल कर सकते सूट की 17 साल के बाद कि उनको नॉलेज नहीं थी प्रोसीडिंग्स में, और जबकि 1982 में जो उन्होंने सूट फाइल किया था 17 साल के बाद इन्होंने कहा कि सूट फाइल किया, ये जो कि बार्ड बाय द लिमिटेशन है। हाई कोर्ट को यहाँ पर अलाउ नहीं करनी चाहिए थी सेकंड अपील को, और मैटर को ट्रायल कोर्ट में नहीं भेजना चाहिए था कि इस लिमिटेशन को डिसाइड किया जाए। फर्दर सबमिशन भी दी कि जो शेड्यूल प्रॉपर्टी थी उनको आप कोई जॉइंट प्रॉपर्टी के तौर पे नहीं रह गई थी, क्योंकि कोर्ट का ऑक्शन हो चुका था, जो कंफर्म्ड हो गई थी पोजीशन भी ऑक्शन परचेजर को दे दी गई थी। अब रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 से जो 3 थे जिन्होंने 1982 में कहा जा रहा है कि सूट फाइल किया था, तो वो उन्होंने कोई स्टेप्स नहीं लिए कि उस सेल को सेट असाइड किया जाए, लेकिन आप अपनी कन्वीनियंटली जो सूट सेकंड सूट था 1982 में फाइल किया कि इस डिग्री को सेट असाइड कर दी जाए, जबकि कोई इनका सब्सिस्टिंग लीगल राइट नहीं था। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साफ बताते थे कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 से 3 जो हैं वो उनको पूरी नॉलेज थी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की, और जो कोर्ट की जो नीचे की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने लिमिटेशन का जो पॉइंट है डिटेल में डिसाइड किया था और डिसमिस कर दी थी अपील को। और जो अब यहाँ पर लिमिटेशन एक इशू जो फ्रेम किया जा रहा है हाई कोर्ट द्वारा कि लिमिटेशन का इशू को फ्रेश डिसाइड किया जाए, तो आप कहते हैं कि ये कोई नेसेसिटी नहीं बन जाती कि इसलिए, और अब लेकिन अपोज किया रेस्पॉन्डेंट नंबर 1 और 3 ने अपोज किया। अब सबमिशन ये दी कि सेकंड अपील में कि हाई कोर्ट को डिसाइड कर देना चाहिए था क्वेश्चन ऑफ लॉ को, जो लिमिटेशन का इशू जो रिलेट था, जबकि ट्रायल कोर्ट में रिमिट करने के बजाय 2 डिकेड्स के बाद सेकंड अपील ली गई, और रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 से 3 जो हैं वो अप्रोच भी नहीं किया था उन्होंने कोर्ट में, क्लीन हैंड्स के साथ वो अप्रोच भी नहीं हुए थे, इसलिए ये पूरा प्रोसेस ऑफ लॉ है उनको अब्यूज़ किया है, एक फ्रिवलेस सूट है वो फाइल किया गया है। इसलिए
ट्रायल को लर्न काउंसिल ने कहा कि जो सूट जो था वो ट्रायल कोर्ट ने ठीक तरीके में करेक्टली डिसमिस किया था, क्योंकि एक टाइम बैरिड था और जो कि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने भी उसको कंफर्म कर दिया था, लेकिन जो हाई कोर्ट का ऑर्डर गलत था और ये अनवारंटेड है और इसे लायबल टू बी सेटिस्फाइड किया जाए। अब अपोज किया गया उन दोनों साइड से, काउंसिल्स थे उन्होंने अपोज किया। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक क्वेश्चन ये निकल के आया कि क्या हाई कोर्ट जो थी वो जस्टिफाइड थी। इन्होंने जो मैटर था रिमांड किया था ट्रायल कोर्ट में और कहा था कि जो फ्रेश ट्रायल किया जाए ऑन द इशू ऑफ लिमिटेशन, जबकि कॉन्करेंट फाइंडिंग्स थी उसको सेटिस्फाइड। जो ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट ने यही कहा था कि ये सूट जो है वो डिसमिस कर दिया गया था। अब सेक्शन 100 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड जो है जबकि वो डिसाइड करता है हाई कोर्ट को कि वो मैटर को डिसाइड कर सकते हैं, तो क्या ऐसे में हाई कोर्ट जो है जस्टिफाइड है मैटर को रिमांड करने के लिए। अब ये बताया कि लीगल पोजीशन था सेक्शन 100 सीपीसी जिसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट को दी गई है, वो एंटरटेन कर सकती है सेकंड अपील उसी ग्राउंड्स पे कर सकती है जब एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है अराइजेस हो। तो उस सेक्शन 100 था, उसके जो कंटेंट्स हैं यहाँ पर रेज किए गए। सेक्शन 100 का जब सब पार्ट वो ये कहता है कि वो हाई कोर्ट तभी एंटरटेन कर सकती है जब हाई कोर्ट सेटिस्फाइड होगी, जब कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 ये कहता है, ये ऑब्लिगेटरी होता है अपीलेंट को जो फाइल कर रहे हैं सेकंड अपील, वो अपने मेमो में लिखें कि मेमो में प्रिसाइजली बताएं कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। सब सेक्शन 4 जो है हाई कोर्ट को सेटिस्फाई करता है। अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है इसमें, तो वो फॉर्मुलेट करती है इस क्वेश्चन को, लॉ को। अदर वर्ड्स में ये बताया कि जब एक हाई कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए हियरिंग के दौरान कि अपीलेंट या इसके काउंसिल जो भी अपेयर हो रहे हैं कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो फॉर्मुलेट करती है क्वेश्चन ऑफ लॉ और फिर इशू करती है, डायरेक्शन देती है कि नोटिस इशू किया जाए रिस्पोंडेंट को अलॉन्ग विद द क्वेश्चन ऑफ लॉ जो हाई कोर्ट ने फ्रेम किया है। सब सेक्शन 5 जो है वो कहता है कि अपील जो है वो सिर्फ जो क्वेश्चन जो फॉर्मुलेट किया जाता है हाई कोर्ट द्वारा वो ही उसी पे ही सुनवाई करती है। और हाई कोर्ट के अदर वर्ड्स में ये बताया कि जो हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सेकंड अपील के लिए वहीं तक ही कन्फाइंड है जो क्वेश्चन जो फ्रेम करती है हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 4। मीन्स दोबारा से वो पूरी की पूरी अपील नहीं सुनेगी, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करेगी, वो वहाँ तक ही सीमित रहेगी। हाई कोर्ट पूरा जो अप्रिशिएट नहीं करेगी एविडेंसेस को कि एविडेंसेस में क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीज़ों को नहीं था। ये सब सेक्शन 100 सीपीसी के बारे में बताया गया है। और अब यहाँ पे एक इशू ये उठाया इन्होंने कि जो कोर्ट ने कहा है कि फर्दरमोर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली ये कहा है कि हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो एंटरटेन कर सकती है सेकंड अपील को जब स्ट्रिक्टली ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो होता है, जब एडमिट करती है अपील को हाई कोर्ट के पास पावर होती है, वो सब्सटेंशियल क्वेश्चंस को फ्रेम करती है और उसी को डिसाइड करती है डायरेक्टली बिना किसी मैटर को डिमांड किए ट्रायल कोर्ट में भेजने के लिए। अप्रोच जो है इसलिए ये अडॉप्ट करती है ताकि एक जुडिशियल एफिशिएंसी हो सके और अननेसेसरी प्रोलॉन्गेशन ऑफ लिटिगेशन ना हो। मीन्स अगर रिमांड किया जाएगा तो फिर से लंबे चल जाएगी लिटिगेशन, तो फिर इसलिए ये बोला है कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो फ्रेम करने के बाद ही उस वहाँ तक ही सुनवाई करेगी, एजुडिकेट करेगी इशू को, रेदर देन उसको भेजे वापस ट्रायल कोर्ट में। तो कई जजमेंट्स थी उस पर यहाँ पर रिलाई किया है। संतोष हजारी की जजमेंट थी उसमें रिलाई किया है और कई जजमेंट्स यहाँ पर रिलाई किया है। अब कोर्ट ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया था सूरज सिंह के केस में और उसमें हाई कोर्ट की जजमेंट को सेटिस्फाइड कर दिया था कि इसमें वायलेशन थी मैंडेटरी प्रोसीजर जो बताया गया था सेक्शन 100 सीपीसी का, और मैटर को रिमांड कर दिया था हाई कोर्ट ने ताकि अपील को दोबारा से सुना जा सके इन द मेरिट्स पे इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो ये जजमेंट इस पर सूरज सिंह की जजमेंट के ऊपर रिलाई किया था और दूसरी भी कई जजमेंट्स थी उस पर यहाँ पर कंटेंट्स हैं यहाँ पर रेज किए गए। अब इस प्रेजेंट केस में भी यही कोर्ट ने कहा कि जो पहला जो सूट था वो फाइल किया गया था 1965 में, जिसमें मेंटेनेंस थी वो डिक्रीड हुई थी 1965 में, जो प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट नंबर 6 और 7 के फेवर में गई थी। सूट प्रॉपर्टीज अटैच कर दी गई थी मेंटेनेंस अमाउंट के लिए। कोर्ट ने ऑप्शन दिया था, शेड्यूल ए एज शेड्यूल प्रॉपर्टी थी वो परचेज कर ली थी, एक परचेजर का नाम बताया गया, सेल कंफर्म्ड हो गई थी, सर्टिफिकेट जो एग्जिबिट B1 के तौर पर लगाया गया है और पोजेशन भी हैंडेड ओवर कर दी गई थी। पट्टा बुक बताई गई एग्जिबिट P5 वो भी इशूड उनके फेवर में हो गया था और शेड्यूल प्रॉपर्टी को परचेज किया गया था रिस्पोंडेंट नंबर 8 से 10 तक और उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 11 ने परचेज किया, उसके बाद अपीलेंट्स ने परचेज किया।
अब एक आज सब्सिक्वेंट परचेजर्स ने 2 सेपरेट सूट्स भी फाइल किए थे कि परमानेंट इंजेक्शन के लिए उन्होंने प्रेयर मांगी थी कि रिस्ट्रेंट किया जाए डिफेंडेंट को कि जो उनकी जो पीसफुल पोजेशन जो प्रॉपर्टी सूट है उसमें इंटरफेयर करने के लिए। और शेड्यूल प्रॉपर्टी जो थी वो डिग्री भी हो गई थी इनके फेवर में। और इस जंक्शन पे कहा कि जो फादर ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 हैं और हस्बैंड है रिस्पोंडेंट नंबर 3 के, वो उन्होंने पार्टी थे उस सूट पे और उन्होंने सूट को कॉन्टेस्ट नहीं किया था फैक्चुअली। जब उनकी डेथ हो गई तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 से 3 जो है उन्होंने उनको इम्प्लीड किया गया था एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में। और कोर्ट गार्डियन भी अपॉइंटेड हुए थे जो माइनर डॉटर थी, लेकिन उन्होंने कोई इमीडिएट स्टेप्स नहीं लिए जिससे डिक्री जो पास की गई थी उसको सेट असाइड किया जाए। अब यहाँ पर बताया कि सिर्फ 1982 में ही 17 साल के बाद जब फर्स्ट सूट जो है वो फाइल किया गया था रिस्पोंडेंट नंबर 1 से लेकर जो 3 थे, और सेकंड सूट जो है 1982 में फाइल किया गया था जिसमें डिक्री जो दी गई थी 1965 में उसको सेट असाइड की प्रेयर मांगी थी और पार्टीशन मांगा था जो सूट ए और सी शेड्यूल प्रॉपर्टीज थी जिसमें परमानेंट इंजेक्शंस दिया गया था। और यहाँ पे बताया कि ये नहीं कहा जा सकता कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 से लेकर 3 जो है वो अनअवेयर थे फर्स्ट सूट प्रॉपर्टी के। और सेकंड सूट जो है वो फाइल किया था 17 साल के बाद। सेकंड सूट में रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 3 ने नहीं, ये भी नहीं मैं मेंशन किया था कब उनको पता चला कि डिक्री जो है वो फर्स्ट सूट में फाइल की गई थी। तो मीन्स उन्होंने कुछ इसके बारे में अपना मेंशन नहीं किया था सूट में 1982 में जो सूट फाइल किया था 17 साल के बाद। रिस्पोंडेंट नंबर 1 3 ने इस एलिगेशन से लगाई थी कि फ्रॉड कोल्यूजन हुआ है डिफेंडेंट्स के बीच में और कहा कि उनकी नॉलेज नहीं थी जो अर्लियर प्रोसीडिंग्स में। और उन्होंने फर्दर एसर्ट भी ये भी किया था कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो थी वो एक मेंटल डिस्ट्रेस में थी जब उनकी हस्बैंड की डेथ हुई थी और इसलिए उनके पास कंटिन्यूस पोजेशन थी इस सूट प्रॉपर्टीज की। और ट्रायल कोर्ट ने जब कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन की एविडेंसेस का ऑरल डॉक्यूमेंट्री ये नतीजे पे पहुंचे रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 3 जो हैं किसी तरीके से एंटाइटलमेंट नहीं है सूट प्रॉपर्टी रिलीफ में सूट लेने के हकदार नहीं है। और लिमिटेशन के इशू को डिसाइड करते हुए ट्रायल कोर्ट ने कहा कि एक्शन जो लिया गया था वो 3 साल के दौरान लेना चाहिए था जो लिमिटेशन एक्ट 1959 के तहत, और लेकिन जो सूट जो था वो 17 साल के बाद फाइल किया गया था और इसलिए जो रिलीफ सॉर्ट की जा रही है 1 और 3 द्वारा उसको कि वो डिग्री को सेट असाइड कर दिया जाए। तो अब ये कहा कि ये जो उनकी जो प्रेयर है वो हिट हो रही है बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेशन द्वारा। उस जजमेंट के जो पॉइंट्स थे यहाँ पैराग्राफ्स थे यहाँ पर लिखे हुए हैं इसमें। फर्स्ट अपील कोर्ट ने भी जो एनालिसिस किया था उन्होंने भी ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को अफर्म्ड किया था और इस कंक्लूजन पे पहुंची थी कि ट्रायल कोर्ट का जो मींस फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जो है वो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने ये बताया कि जो प्लेंटिफ जो है वो 17 साल तक अपने राइट्स पे सोते रहे और वायलेशन हो चुका था आर्टिकल 59 और लिमिटेशन एक्ट का था, इसलिए ये जो सूट जो है वो होपलेसली बायर्ड बाय द लिमिटेशन है जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने कहा था। उसके लिए जो कुछ रेलेवेंट पैराग्राफ्स भी यहाँ पर रेफरेंस पे नोट किए हैं और कॉन्करेंट फाइंडिंग्स जो थी सेकंड अपील की, हाई कोर्ट ने एडमिशन के दौरान 30/3/1998 में फॉर्मुलेट किया था सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, लेकिन जब आर्गुमेंट सुने गए दोनों साइड से हाई कोर्ट ने फॉर्मुलेट कर दिया एक एडिशनल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। आप ये कहा कि बिना डिसाइड किए क्वेश्चन ऑफ द लॉ जो था जो इन्वॉल्व था सेकंड अपील में, हाई कोर्ट को जो एडिशनल सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ को कंसीडर करना चाहिए था जब नीचे की जो कोर्ट्स ने फेल हो गई थी इस इशू को फ्रेम करने में जो लिमिटेशन का, और जबकि सूट जो था वो बैरिड बाय द लिमिटेशन था। तो हाई कोर्ट ने सेकंड अपील को अलाउ कर दिया, लेकिन और जो जजमेंट्स थी जो पास की गई थी कोर्ट्स की लोग उससे उसको सेट असाइड कर दिया और मैटर को रिमिट कर दिया था ट्रायल कोर्ट में कि फ्रेश ट्रायल चलाया जाए और डायरेक्शन के साथ कि जो एडिशनल इशू जो है रिगार्डिंग द लिमिटेशन उसको डिसाइड किया जाए और एविडेंस को लिया जाए और मैटर को डिसाइड किया जाए जब अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी दोनों साइड्स को 6 महीने के अंदर। रेलेवेंट पैराग्राफ्स थे उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है यहाँ पे। अब कोर्ट ने कहा हमारी ओपिनियन के मुताबिक जो जजमेंट थी हाई कोर्ट की अनसस्टेनेबल थी। जो लीगल प्रिंसिपल्स जो बताए गए थे, जब कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए कि अपील जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ऐसे में जो क्वेश्चन जो है वो हाई कोर्ट को फ्रेम करना चाहिए था और मैटर को डिसाइड करना चाहिए था मेरिट्स पे। जो प्रोसीजर जो लेट डाउन दिया गया है 100 CPC के तहत
हाई कोर्ट यहाँ पर फेल हो गई, उन्होंने डिसाइड नहीं कर सके, सब्सटेंशियल ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ एडमिशन के दौरान नहीं कर पाई। और जब उसके बाद ही डिसाइड किया, जब एडिशनल सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तभी डिसाइड किया जो फ्रेम किया गया था एट द टाइम ऑफ हेयरिंग। तो फर्स्ट सूट था वो 1965 में डिग्रीड हो गया था और ऑप्शन परचेजर ने सूट खरीद लिया था। उसके बाद अपीलेंट्स ने भी परचेज किया था सब्सिक्वेंट परचेजर द्वारा रेस्पोंडेंट नंबर 11 से, और डिग्री और सेल था, जबकि वो रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2 और 3 की नॉलेज में था। और उन्होंने जब अपने राइट्स को मीन्स दे हैव थ्वाटेड द राइट्स ऑफ द परचेजर, जो सूट प्रॉपर्टी ए थी जो बिलोंग करती थी, जो जब उन्होंने सेकंड सूट था वो फाइल किया था जब 17 साल के बाद। और डिसीजन था हाई कोर्ट का कि मैटर को रिमांड किया जाए ट्रायल कोर्ट में और डिसाइड फ्रेश ट्रायल जो लिमिटेशन एस्पेक्ट पर डिसाइड किया जाए, बिना डिसाइड किए कि जो विदाउट डिसाइडिंग द सेम ऑफ मेरिट्स। और वो ये होल्ड किया कि सेपरेट इशू जो है वो फ्रेम किए जा सकते हैं, वो जो कि अनसस्टेनेबल है और लिटिगेशन को प्रोलॉन्ग कर देंगे। अब यहाँ पर बताया कि जो ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेमिंग ऑफ इशू का, ताकि जो मटेरियल पॉइंट और डिस्प्यूट जो पार्टीज का है उसको डिसाइड किया जा सके। इश्यूज जो हैं वो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है और फैक्ट भी है, और मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट भी हो सकते हैं। और डिसीजन था इशू का वो सेटल करता है, लिस्ट जो है वो इन द फेवर ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज को फेवर में डिसाइड करता है। और डिस्टिंग इशू जो है वो फॉर्म किया जाता है जब एक मटेरियल प्रपोजिशन ऑफ लॉ फैक्ट जो है वो एक पार्टी अफर्म्ड कर दे और एक पार्टी डिनाइड करे। तो ऐसे आल्सो कोई नेसेसिटी नहीं होती है फ्रेम ऑफ इशू को जब दोनों पार्टीज जो हैं वो डिस्प्यूट जबकि वो दोनों पार्टी डिस्प्यूट पे ना हो एक पर्टिकुलर लॉ और फैक्ट में। तो जब प्लीडिंग्स के एट द टाइम्स जब प्लीडिंग्स होती हैं तो स्पेसिफिक इशू जो है वो फ्रेम नहीं किया जाता, लेकिन जो दोनों पार्टीज जो हैं वो मीन्स लिस्ट के टाइम वो अपने एविडेंसेस लाती हैं और अपने आर्गुमेंट्स देती हैं उस समय, तो डिसीजन जो है वो इंट्रिंसिकली यहाँ पर बताया कि वो कनेक्ट होता है मेन इशू के साथ। तो कोर्ट जो है वो अपनी जो कोर्ट बाउंड होती है कि वो अपनी फाइंडिंग दिखाए, फाइंडिंग दे जो पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट जो था, जो जब वो एक कनेक्टेड इशू को अगर डिसाइड करना हो तो वन वे और द अदर वे। तो ये एक ड्यूटी बनती है कोर्ट की, वो एनालाइज करे एविडेंसेस को जो उनके समक्ष आते हैं और एक डिसीजन दे, ताकि जो भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन इशू में होंगे, ताकि वो जो लिस्ट जो है बन रहा जनरेट हो रहा है वो उसको खत्म किया जा सके, लिस्ट को एंड किया जा सके। तो लिमिटेशन एक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है राइट ऑफ लिटिगेशन को, लिटिगेंट को, जो एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट होती है जो इसका एक्शन जो है वो इनिशिएट करना चाहिए। और ये ऑब्जेक्ट ये है कि एक टाइम जो पीरियड जो है उसमें एक्शन को इनिशिएट कर लेना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या था लिमिटेशन एक्ट का, बल्कि ये नहीं था कि राइट्स जो वेस्टेड राइट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके जो अवेलेबल इन द लॉ है, बल्कि ये मकसद नहीं था कि जो वेस्टेड राइट को डिस्ट्रॉय करने का, बल्कि एक इनडेफिनिट लिटिगेशन को रोकने के लिए। तो इसलिए एक पीरियड जो प्रिस्क्राइब किया गया था वो, ताकि जिसकी पीरियड के दौरान ही इनिशिएट की जा सकती है लिमिटेशन का। तो ऑब्जेक्ट ऑफ लिमिटेशन था वो कई डिसीजंस भी आए थे उसके बारे में बताया गया है, उसके जो जजमेंट्स थी वो रेफरेंस दिया गया है। और एन बालाकृष्ण एम कृष्णमूर्ति की भी जजमेंट का भी रेफरेंस दिया है। और यहाँ पर कहा है कि लिमिटेशन जैसे कि हम जानते हैं वो एक मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है, कोई हार्ड एंड फूस्ट रूल नहीं है कि जो हर क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन जो है वो उसे ट्रीट किया जाए मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट और लॉ। कुछ इन केसेस में ये भी होता है कि जो एक्शन जो है इनिशिएट किया जाता है कई सालों के बाद, जब राइट टू सू अकर्ड होता है बिना प्लीडिंग्स के भी, जब बिना किसी प्लीडिंग्स के भी, जिसपे रीजंस ऑफ डिले जो है वो बताया, या फिर फ्रॉड जो है डिस्कवर्ड किया गया हो, तो क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन जो है वो ट्रीट किया जाता है एज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो जो रिकॉर्ड्स है वो ऑर्डर 6 रूल 4 एंड 10 के अंदर बताया है, जिसमें जो कि मैंडेट है करता है कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स जो हैं वो दिए जाने चाहिए प्लीडिंग्स में भी। और एक प्ली अगर रेस की जाती है प्लीडिंग्स में तो बर्डन जो है उस पर रिलाई करता है, पर्सन के ऊपर रिलाई करता है जो प्रूव कर सके कि जो डिले जो थी वो एक प्लॉजिबल रीजन के बिना हुई थी, जो मीन्स जो डिले हुई थी वो एक प्लॉजिबल रीजन के साथ हुई थी। और ये हमेशा उनकी नॉलेज में होती है, अदर पार्टी की नॉलेज में है कि वो कंटेंट कर सके और प्रूव कर सके कि जो अपोजिट पार्टी के पास प्रायर नॉलेज थी कि ये जो अबाउट द डिस्प्यूटेड फैक्ट
जब भी इसके बारे में बताया है। और अब यहाँ पर बताया कि स्पेसिफिक प्लीडिंग्स में अगर कुछ प्लीडिंग्स में वो एब्सेंस भी रहता है स्पेसिफिक प्लीडिंग्स में कि लिमिटेशन के बारे में बताया गया है कि नहीं बताया गया, प्लेंट हो या प्लेंट ऑफ डिफेंस हो, तो ये हमेशा ड्यूटी होती है हर सिविल कोर्ट की, वो ताकि वो सर्टेन कर सके कि जो लिस्ट जो है वो इनिशिएट, जब भी लिस्ट इनिशिएट किया जाता है वो हमेशा टाइम पीरियड के अंदर ही होना चाहिए। जो टाइम पीरियड के अंदर बता रखा है, लॉ के अंदर जो टाइम पीरियड बता रखा है उसी के अंदर ही लिस्ट को इनिशिएट किया जा सकता है। और अगर जो पार्टीज होती हैं लिस्ट की, वो अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती हैं तो ये राइट्स जो है वो फ्लो करता है, जो सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत मीन्स वहाँ से फ्लो करता है। और जजमेंट्स भी थी, उसके बारे में यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है। और यहाँ पर बताया कि अर्लियर पैराग्राफ्स में जो डिस्कस किया गया था ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, हमने ये भी कहा था कि सेवरल पॉइंट्स ये भी थे जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे वो मेन इशू के साथ। ऐसे केसेस में जब लार्जर इशू ये था, जब लार्जर इशू जो फ्रेम किया जाता है वो इतना वाइड बड़ा होना चाहिए कि जो कवर कर सके जो डिफरेंट जो डिस्प्यूट्स थे वो उसी के अंदर वो सारे डिस्प्यूट्स को कवर कर सके, और कोई नेसेसिटी नहीं होती कि जो फ्रेम करे स्पेसिफिक इशू को उस एस्पेक्ट पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की हैं। और यहाँ पर कुछ जजमेंट्स थी, उसमें यहाँ पर रेफरेंस भी दिया है सबको। अब प्रेजेंट केस में ये बताया कि जो ट्रायल कोर्ट ने फ्रेम नहीं किया था स्पेसिफिक इशू को, लिमिटेशन को, लेकिन वो उनके ब्रॉडर इशू के अंदर आ रहा था और क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन जो है उसे इनकम पास किया जा सकता, जब लार्जर क्वेश्चन जो डिटरमाइन किया गया था फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने फॉर डिटर्मिनेशन। अब ये फेलियर था ट्रायल कोर्ट का या फर्स्ट अपीलेट कोर्ट का कि वो फॉर्मुलेट नहीं कर सकी एक सेपरेट इशू को। अब यहाँ पे बताया कि हमारे व्यू इन द व्यू ऑफ दिस कोर्ट में तो ये कोई फैटल नहीं होता, जजमेंट खराब नहीं हो जाती इससे कि कोई ना ही किसी प्रकार का प्रेजुडाइज हुआ है पार्टीज को। जो ट्रायल कोर्ट ने अपनी ड्यूटी थी वो परफॉर्म की थी और मैंडेट कर दिया जो बताया गया है अपनी सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के तहत। उन्होंने जो क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन को रेज भी किया था और ओवरऑल प्रीडिंग्स और एविडेंस को देखने के बाद उन्होंने इस इशू को राइटली डिसाइड किया था। अब यहाँ पर कहा कि हम इस पे एग्री नहीं होते कि जो डिसीजन तो हाई कोर्ट का ये था कि मैटर को वापस ट्रायल कोर्ट में रिमांड कर दिया जाए, वो भी कितने सालों के बाद, जब मटीरियल्स जो थे जबकि उनके समक्ष थे, बट अपेरेबल बिफोर इट, जबकि हाई कोर्ट के समक्ष में थे। तो ऐसे एज ऑलरेडी इंडिकेटेड अबव जो कॉन्करेंट फाइंडिंग्स थी जो कोर्ट्स की, वो उसे चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। तो ये जनरल रूल ये था कि हाई कोर्ट जो है वो उसको इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए थी जो कॉन्करेंट फाइंडिंग्स नीचे की जो कोर्ट्स ने जो दी थी। और इस प्रेजेंट केस में भी ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने डिटेल एनालिसिस किया था ऑरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस का जो पार्टीज ने मीन्स पार्टीज ने लीड किए थे। और वहाँ पर कोर्ट ने नीचे की कोर्ट ने ये कैटेगरिकली हेल्ड किया था जो सूट जो है वो होपलेसली बार्ड बाय द लिमिटेशन है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम ये भी पाते हैं कि जो एविडेंस जो प्रोड्यूस किया गया था वो साफ बताता है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 3 जो हैं वो पूरी तरह से अवेयर थे अर्लियर प्रोसीडिंग्स के, और डिक्री जो पास की गई थी फर्स्ट सूट पे ऑक्शन परचेजर जो हैं वो कंफर्म्ड हो गया था कोर्ट ऑर्डर्स द्वारा, और सब्सिक्वेंट ट्रांसफर्स भी हुए थे, वो भी प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हुए थे, रिकॉर्डेड हुए थे। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 से जो 3 हैं वो नोइंगली अपने जो राइट्स के ऊपर सोते रहे और उन्होंने जो चैलेंज किया था सेल को और अलाउड कर दिया कि जो फर्दर राइट्स थे वो मींस फ्लो करें, और कैनट बाद में इसको रेज नहीं कर सकते कि जो सेल थी लार्ज एक्सटेंट पे वो एक अनपार्टीशन प्रॉपर्टी का था। तो यहाँ पे कहा कि यहाँ से कोई प्लॉजिबल रीजंस भी नहीं बताए डिले के, तो हम यहाँ पे ये रिटायरेट करते हैं इस लेवल पे। तो जो लिमिटेशन जो था वो जो एक मैटर ऑफ स्टैच्यू है और इसलिए स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना चाहिए। जब अर्लियर ट्रांजैक्शन और सेल जो थी वो पार्टीज की नॉलेज में जो थी, और प्रिंसिपल जो है वो ग्रेट सिग्निफिकेंस में है इस प्रेजेंट केस में। और जब डिले जो एक्सटेंड करता है 17 साल से 17 साल के से जब सूट फाइल किया गया था, इस फैक्ट को देखते हुए कि उनको रेज भी किया था रिस्पोंडेंट और जजमेंट डेप्टर के तौर पे जब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स थी वो फाइल की गई थी। और फर्दर जो प्रोटेक्शन जो थी बोनाफाइड परचेजर की जो वैल्यू दी थी उन्होंने इस जमीन की, वो प्रॉपर्टी की, वो एक सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन है। और इस प्रकार का किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस करना उनके जो राइट्स और टाइटल में इतने लॉन्ग पीरियड के बाद
वो एक अनसर्टेनिटी बन जाती है उनकी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस में और अंडरमाइन करती है जो कोर्ट की सैंक्टिटी थी, कोर्ट सेल के थ्रू जो उन्होंने सैंक्टिटी थी उसको अंडरमाइन करती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम ये व्यू देते हैं कि जो हाई कोर्ट जो है वो जस्टिफाइड नहीं थी, उन्होंने मैटर को ट्रायल कोर्ट में भेजा कि फ्रेश ट्रायल सोली डिसाइड करें लिमिटेशन के इशू के साथ। और कोर्ट जो है नीचे के जो कोर्ट्स ने राइटली हेल्ड किया था कि जो सूट जो है वो लिमिटेशन द्वारा बार्ड है और रिस्पोंडेंट नंबर 1 से 3 जो हैं वो किसी रिलीफ के हकदार में नहीं है। ऐसे में जो अपील्स थी वो अलाउ कर दी, इम्प्यूज जजमेंट थी हाई कोर्ट की सेट असाइड कर दी, जजमेंट और ट्रायल कोर्ट ने जो डिसमिस की थी और अफर्म्ड की थी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की उसको रिस्टोर कर दिया। अब पार्टीज को डायरेक्शन दी कि वो अपनी कॉस्ट को खुद बेयर करें। मिसलेनियस एप्लीकेशन सबको भी डिस्पोज कर दिया। ये जजमेंट आई थी 9 अप्रैल 2025 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।